कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को काफी विवादों के साथ रिलीज किया गया है। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि फिल्म कैसा प्रदर्शन कर रही है। हम इस नई किस्त पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए स्पॉइलर में भी उतरने जा रहे हैं। हम इसके अंदर मौजूद आश्चर्यों का उल्लेख करने जा रहे हैं, जिसमें पोस्ट क्रेडिट दृश्य भी शामिल है। इसलिए कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड की समीक्षा में गहराई से उतरे। शुरू करने से पहले चिंता मत कीजिए, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि इसमें बड़े स्पॉइलर हैं, यदि आप नहीं चाहते कि कोई बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हो जाए। फिल्म, आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह क्या है। ट्रेलरों ने वास्तव में बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन मूलतः यह एक राजनीतिक थ्रिलर है जिसमें थंडरबोल्ट रस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर उन पर हुए हमले के कारण उनके और सैम विल्सन के बीच भारी तनाव पैदा हो जाता है, जो सार्वजनिक रूप से कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पीछे देश को असंतुलित करने की एक बड़ी साजिश है और सैम विल्सन को यह पता लगाना होगा कि असली अपराधी कौन है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिल्म की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए यह सर्वविदित है कि फिल्म को बेहतर बनाने या उसकी रचना करने के लिए बड़े पैमाने पर पुनः शूटिंग की गई थी, और मैं ईमानदारी से मानता हूं कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। यदि नेटवर्क पर इतना शोर न होता तो कुछ लोगों के लिए बिना संदर्भ के यह फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म मानी जा सकती थी। हालांकि सब कुछ बदल गया है, और चूंकि हमारे पास स्ट्रीमिंग पर बहुत बड़ी सामग्री उपलब्ध है, इसलिए एक ठीक ठाक फिल्म आपको सिनेमा तक खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि हम सभी को इसकी आवश्यकता है। उत्पादक हर दिन इस बात को और अधिक नोटिस कर रहे हैं। दर्शक को एक ऐसी घटना की जरूरत होती है जिसके लिए वह उठकर टिकट खरीदने को मजबूर हो जाए, और इस मामले में सबसे पहले तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत खराब है। कैमरा वर्क किसी टेलीविजन श्रृंखला जैसा दिखता है, और जब दृश्यों को विशेष प्रभावों में बदल दिया जाता है तो मार्वल एक बार फिर उन दृश्यों पर वापस आ जाता है जो अधूरे लगते हैं, जो हमें पूरी तरह से कल्पना से बाहर ले जाता है। इसके बाद हमारी कहानी मूलतः विंटर सोल्जर 2.0 की है, लेकिन फिल्माए गए युद्धों और पात्रों के निर्माण में गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने केवल इस विचार को बचाया कि कैप्टन अमेरिका को अपने आदर्शों का पालन करने के लिए सरकार की ओर से मुंह मोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि उसके पीछे एक संगठन या व्यक्ति है जो सब कुछ संभाल रहा है। यहाँ बकी की जगह ईसाइया ब्रैडली को लिया गया है, जो कि भूला हुआ कैप्टन अमेरिका था, क्योंकि सरकार ने सीरम का परीक्षण किया था। सुपर सैनिक के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उसे स्टीव रॉजर्स के रूप में कभी नहीं पहचाना, और यहाँ तक कि अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में भी समय बिताया। और इसके साथ ही हम फिल्म की बड़ी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको ईसाइया ब्रैडली के बारे में जो बताया वह मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह अमेरिका द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ लंबे समय से किए गए व्यवहार की बहुत कठोर आलोचना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें कभी भी ईसाइया पर गहराई से विचार नहीं किया गया है। उनके अतीत का उल्लेख संवादों में किया गया है, और फिल्म में आपसे अपेक्षा की गई है कि आप उनके साथ सहानुभूति रखें, क्योंकि यदि आप ध्यान भटकाएंगे तो यह बात छूट सकती है। यदि फिल्म की शुरुआत फ्लैशबैक से होती, जिसमें दिखाया जाता कि कैसे ईसाइया ने दुर्व्यवहार सहा और कैसे वह दोबारा छेड़छाड़ के बाद शांति पाने में कामयाब रहा, तो फिल्म कितनी अलग होती। ऐसा लगता है कि वे हमसे बकी के प्रति सहानुभूति रखने की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें यह दिखाए बिना कि वह पहले एक अच्छा आदमी था और अंततः उसे हत्यारा बनने के लिए प्रेरित किया गया। यदि आप उनकी कहानी को एक वाक्य में संक्षेप में बताएं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि स्टीव रॉजर्स अपने मित्र के लिए क्यों लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सैम विल्सन का चरित्र किसी भी क्रमिक विकास से नहीं गुजरता। सैम फिल्म की शुरुआत और अंत बिल्कुल एक जैसे ही करता है, जिससे उसे स्क्रीन पर देखना पूरी तरह से अरुचिकर हो जाता है। स्टीव रॉजर्स के स्थान पर कुछ न कर पाने के अलावा उनके बीच कोई और संघर्ष नहीं है, एक संघर्ष जो फिल्म के अंत में हल नहीं होता है। लेकिन मैं बाद में सैम के विषय पर वापस आऊंगा। शायद फिल्म की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह इनक्रेडिबल हल्क की अगली कड़ी है, लेकिन इसमें सैम विल्सन को भी शामिल कर लिया गया है। कहानी में शामिल प्रत्येक पात्र हल्क फिल्म से है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह फिल्म सैम विल्सन के लिए नहीं बल्कि ग्रीन जायंट के लिए थी। यहां तक कि स्टीव रॉजर्स का भी इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि फिल्म का विश्लेषण किया जाए, ताकि हम इस बारे में खुलकर बात कर सकें कि इसमें क्या हुआ है। चलचित्र, ठीक है, मुझे लगता है कि यह कहना महत्वपूर्ण है कि फिल्म का मुख्य खलनायक सैमुअल स्टर्न्स उर्फ नेता है, जिसकी भूमिका टिम ब्लैक नेल्सन ने निभाई है। यह द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में दिखाई दिया था, और इसके सिर पर एक घाव के माध्यम से ब्रूस बैनर का रेडियोधर्मी रक्त प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर उत्परिवर्तित हो गया था। फिल्म बताती है कि यह थंडरबोल्ट ब्रदर्स ही थे जिन्होंने इसे एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि उसे पूरी तरह से इस बड़े सिर में बदलने के लिए उन्होंने उस पर बहुत अधिक गामा विकिरण फेंका, इस चरित्र की क्षमताओं को बढ़ाने के इरादे से, जो बहुत बुद्धिमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉस चाहते थे कि वह अमेरिका के लिए हथियार बनाए, जिसे हम स्क्रीन पर कभी नहीं देखते हैं, और यह कभी उल्लेख नहीं किया जाता है कि उन्होंने देश के लिए किस तरह की तकनीक विकसित की। लेकिन ठीक है, हालांकि जेल में रॉस के दुर्व्यवहार से तंग आकर इस खलनायक ने उसके पतन की योजना बना ली। फिल्म में हम यह पता लगाते हैं कि रॉस रेड हल्क में क्यों बदल जाता है, और वह यह है कि उसे दिल की बीमारी थी, और जिंदा रहने का एकमात्र तरीका रॉस को सैमुअल स्टर्न्स के उपचार से गुजरना था। लेकिन नेता ने उसे गामा विकिरण वाली गोलियां दी,
और उस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह राक्षस को जगा सके और रॉस की सार्वजनिक छवि को समाप्त कर सके। नेता का मूल विचार यह था कि यह घटना तब घटेगी जब अमेरिका डायमांटियम को पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में जमे हुए सेलेस्टियल पर जा रहा होगा। जाहिर है कि एमसीयू वह जगह है जहां से यह अविनाशी धातु उत्पन्न होती है। जैसे ही सैम को हेरफेर का एहसास होता है, वह रॉस के परिवर्तन को क्षण भर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सब कुछ बदतर हो जाता है क्योंकि यह परिवर्तन व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। नेता को पहले ही रोक देने के बावजूद रॉस हल्क में बदल जाता है और यहीं पर सैम को उसे रोकना पड़ता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि वह उसे कैसे रोकने में कामयाब होता है, तो वह इसे वकंदन गतिज प्रौद्योगिकी के साथ करता है, जिस तरह से ब्लैक पैंथर बैंगनी हो गया था, जिसके साथ वह रेड हल्क को चिपकाने के लिए अपने पंखों में से एक को चार्ज करने में कामयाब होता है और उसे बेहोश कर दो, भले ही वह जाग रहा हो और आश्चर्यचकित हो। सैम के पास उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उसे भाषण देकर कहे कि वह शांत हो जाए और एक स्नीकर खा ले। बेहतर बेहतर। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सैम विल्सन का इन पात्रों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही हम एक ऐसी फिल्म की अगली कड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो 17 साल पहले रिलीज हुई थी और इसमें हल्क को शामिल करने के बजाय जो इस मामले में तार्किक नायक था, उन्होंने सैम विल्सन को डाल दिया। और इसके साथ एक और समस्या है। बात यह है कि थंडरबोल्ट रॉस जीवित रहना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी बेट्टी 17 साल पहले फिल्म में बैनर के खिलाफ सेना भेजने के कारण उससे बहुत नाराज थी और तब से उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। रॉस का लक्ष्य अपनी छवि को साफ करना था ताकि वह अपनी बेटी के योग्य बन सके। यह अवधारणा मुझे बहुत तार्किक लगती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह थंडरबोल्ट ब्रोस अन्य थंडरबोल्ट ब्रोस जैसा नहीं दिखता है जिन्हें हमने मूल रूप से सभी में देखा है। एमसीयू के इतिहास में यह एक नया अध्याय है और भले ही हैरिसन फोर्ड ने शानदार काम किया है, लेकिन वह एक बिल्कुल नए किरदार की तरह लगता है। और जाहिर है कि यह मार्वल के हाथ से और निर्देशकों के हाथ से बाहर की समस्या है, क्योंकि रॉस की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विलियम हर्ट का कुछ साल पहले निधन हो गया था और शायद इसलिए यह अच्छा लगा कि उनकी जगह हैरिसन फोर्ड को लेना एक अच्छा समाधान होगा। लेकिन ईमानदारी से कहें तो इस ब्रह्मांड में हमने उन्हें पहली बार स्क्रीन पर देखा है और जितना वे कहते हैं कि वे रॉस हैं और उन्होंने वे सभी चीजें की जो रॉस ने की, इसे स्वीकार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह वैसा ही है जैसा मार्वल फिल्म में हान सोलो करता है, एक ऐसे पात्र का नाटक करना जो पिछली 5 फिल्मों में इस तरह का व्यवहार नहीं करता है जिनमें हमने उसे देखा है। इन तत्वों के साथ यह देखना आसान है कि पात्रों और फिल्म को आवश्यक महत्व देने के लिए आपको बहुत सारे संदर्भों की आवश्यकता होती है। सैम विल्सन के बारे में अधिक जानने और यह जानने के लिए कि वह कौन है, आपको फाल्कन और विंटर सोल्जर देखना होगा, आपको द इनक्रेडिबल हल्क देखना होगा और उससे मिलना होगा। प्रत्येक पात्र के लिए रॉस की कहानी को समझने के लिए आपको सिविल वॉर देखना होगा। इससे यह देखना आसान है कि मार्वल का ब्रांड काफी फैल चुका है और दर्शकों से प्रत्येक चरित्र के विकास को समझने की अपेक्षा करना बहुत अधिक है। और यहां तक कि एमसीयू में हर फिल्म और श्रृंखला को देखने के बाद भी लीडर या यशायाह ब्रैडली जैसे पात्रों में इस फिल्म में हमारे लिए पर्याप्त विकास नहीं है कि हम उनकी परवाह करें। और हाँ, जियानकार्लो एस्पोसिटो के बारे में तो बात ही नहीं करते, जो सिंथ विंडर के रूप में कोई अर्थ नहीं रखते। एक अभिनेता के रूप में वे उस भूमिका में पूरी तरह से बेकार हैं जिसे वे स्वयं बचा सकते थे। और इसके साथ ही हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम विल्सन के पास वापस जाना होगा। मैं जानता हूं कि कैप के रूप में उनकी भूमिका को लेकर काफी विवाद है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह फिल्म उनके लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाती। जैसे ही वह शुरू होता है और आप उसे एक्शन में देखते हैं, वह घूमता है और ढाल फेंकता है, हथियार तोड़ता है और सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर वह अच्छा है। और जब असली वाले बाहर आते हैं, नायक, आप यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकते कि आप किसी तृतीय श्रेणी की श्रृंखला का एपिसोड देख रहे हैं जिसमें एक द्वितीय पात्र है। और मुझे लगता है कि सैम विल्सन के पास ढाल होनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर मैं उस सवाल को थोड़ा कम करने और इसे इस तरह स्पष्ट करने में सक्षम रहा हूं। हालांकि यह पटकथा लेखक ही तय करता है कि सैम विल्सन सुपर सोल्जर सीरम के बिना हल्क का सामना कर सकता है और उसे हरा सकता है। यह भी पटकथा लेखकों और निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे जानें कि कब एक चरित्र में नायक बनने की सामग्री है और कब नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि सैम विल्सन व्यावहारिक रूप से कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं है। समस्या यह है कि वह सबसे उबाऊ विकल्प है। कैप जैसी उनकी कॉमिक्स की कभी ज्यादा प्रतियां नहीं बिकी और प्रशंसकों में भी कोई रुचि नहीं पैदा हुई। और दुर्भाग्य से एंथनी मैकी, जो इस किरदार को निभाते हैं और इसे बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, सैम विल्सन के पास कहने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है। टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, थॉर या हल्क को ही देख लीजिए। उनकी कहानियां दिलचस्प हैं क्योंकि वे संघर्षरत या अशांत पात्र हैं, ऐसे पात्र जिन्होंने अपने जीवन में कुछ या किसी को या मूलतः सब कुछ खो दिया है और फिर भी वे अच्छा करने का निर्णय लेते हैं। बकी के मामले में भी यही है। मार्वल के पात्र अधिकतर इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे जटिल और दिलचस्प व्यक्तित्व वाले टूटे फूटे पात्र होते हैं। सैम विल्सन एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो भाषण देते हैं, यही उनकी महाशक्ति है। श्रृंखला में उनसे मिलने के बावजूद हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि वे दिलचस्प क्यों हैं और मुझे खेद है कि हम यह दिखावा भी नहीं कर सकते कि वे दिलचस्प हैं।
बात यह नहीं है कि वह कैप बनने के लायक है या नहीं, बात यह है कि कथानक के दृष्टिकोण से वह उबाऊ है। यही कारण है कि कथानक में उसे हल्क फिल्म में रखा गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह उसका स्थान नहीं है। ठीक ऐसा ही मामला एंटमैन फिल्म क्वांटुमेनिया में भी हुआ था। एंटमैन जैसे चरित्र के लिए कांग जैसे बड़े खतरे का सामना करना अतार्किक है। आप अपने नायक को असफल होने की निंदा कर रहे हैं क्योंकि यह तुम्हारा स्थान नहीं है। विडंबना यह है कि हैरिसन फोर्ड, हालांकि वह लगभग पूरी तरह से एक नया चरित्र निभा रहे हैं, लेकिन वे जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास ठोस मानवीय संबंध है। वह अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए भ्रष्ट हो गए हैं और अब सब कुछ उन पर भारी पड़ रहा है। उनका विकास हुआ है और उनका परिणाम भी उचित है, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक दिलचस्प चरित्र है। लेकिन अगर वह हरे रंग के हल्क का सामना नहीं करने जा रहा है तो उसे लाल हल्क में बदलने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि हल्क रॉस के सबसे बड़े जुनूनों में से एक है और कॉमिक्स में राक्षस में बदल जाना केवल उस व्यक्ति को हराने के लिए है जिससे वह नफरत करता है। लेकिन फिल्म में हम कभी नहीं देखते कि उसका अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनने से चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और ब्रूस बैनर का सामना किए बिना और फिल्म में दिखाई दिए बिना। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक वंडर वुमन फिल्म देखने जैसा है जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में जोकर का सामना करना पड़ता है। मेरा मतलब है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, विडंबना यह है कि पुनः शूटिंग और अन्य सभी चीजों के बावजूद फिल्म यथासंभव सतही तरीके से काम करती है। हालांकि यह फिल्म नस्लीय राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करती है, लेकिन कथात्मक रूप से उन्हें टालकर सिर्फ एक और मार्वल फिल्म बना देती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयां, सर्वश्रेष्ठ चरित्र या सर्वश्रेष्ठ संवाद नहीं है, जिससे हमें लगता है कि शायद उन्हें यह फिल्म छोड़ देनी चाहिए थी। यदि यह मार्वल के लिए बेहतर समय पर आई होती तो फिल्म का उन पर कम बोझ होता, लेकिन मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई परियोजनाओं को जो बढ़ावा मिला था वह एक बार फिर इस फिल्म के साथ खत्म हो रहा है। और मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलोचकों में एक प्रतिभार की आवश्यकता है ताकि स्टूडियो को एहसास हो कि वह क्या गलत कर रहा है और हम उन पुराने वर्षों में लौट जाएं जब मार्वल ने दुनिया पर राज किया था। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस सीन में हमने नेता को द राफ्ट में बंद कर दिया है, एक जेल जिसे हमने पहले सिविल वॉर में देखा था जहां रॉस मुख्य गार्ड था। विडंबना यह है कि इस फिल्म में रॉस व्हाइट हाउस को नष्ट करने के बाद खुद को यहां कैद पाता है। और इससे पहले कि हम पोस्ट क्रेडिट दृश्य के बारे में बात करें, यह ध्यान देने योग्य है कि क्विंकू टाइलर द्वारा अभिनीत बेटी रॉस अपने पिता से बात करने के लिए आती है, जिससे उस आंतरिक संघर्ष का समापन होता है। रॉस ने कहा था, सच तो यह है कि क्विंकू टाइलर को देखना अच्छा है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उसे दोबारा कब देखेंगे, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो हल्क की कहानियों में उसकी जरूरत है। और शायद यह बात ध्यान देने योग्य है कि हल्क के अधिकारों को लेकर कुछ समस्याएं हैं और यही कारण है कि मार्वल स्टूडियो इस हरे विशालकाय जीव पर पूरी फिल्म विकसित नहीं कर पाया है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट दृश्य के बारे में बात करते हुए सैम विल्सन नेता से बात करने के लिए आता है और वह उसे आने वाले बहुविध युद्ध का एक टीजर देता है। सैम को बताता है कि वह दुनिया को अन्य लोगों से बचाने के लिए तैयार है। यह दृश्य एक बहुत ही हल्का फुल्का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का टीजर है, जहां यह पूरी मल्टीवर्स चीज समाप्त हो जाएगी। फिलहाल जब एवेंजर्स टीम का पुनर्गठन होगा तो सैम विल्सन को इसका नेता माना जा रहा है तथा डूम्सडे कई लोगों की उम्मीद से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि यह 1 मई 2020 को रिलीज होगा। हम प्रक्षेपण से लगभग 1 वर्ष दूर हैं, इसलिए हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि वे घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं मार्वल के भविष्य के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो सदस्यता लेना ना भूलें। मैं मिस्टर एक्स हूं, अगली बार मिलते हैं।